नमस्कार, जेके 24x7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे वक्त तो चलता है इस वक्त तक उन तमाम बड़ी खबरों पर बातचीत करना और अभी के बाद पूरे दिन भर आज की क्या खबरें रहेंगी, जो चर्चाओं में रहेंगी, जो सुर्खियों में रहेंगी। तो पहले एक नजर आज की बड़ी मुख्य खबरों पर। देखिए, पहली खबर, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाएगा अमेरिका। इस पर आज बातचीत करेंगे, विस्तार से चर्चा आप तक पहुंचाएंगे, जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अगली बड़ी खबर रहेगी, जापान एयरलाइंस के सिस्टम पर साइबर अटैक देखने को मिला है और इस पर भी विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली बड़ी खबर आज की रहेगी, गाजा में इजराइल का एक और बड़ा हमला जो एक बार फिर से सामने आया है और इस पर भी चर्चा करेंगे। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है, यानी बिहार की राजधानी पटना में। यह भी आज दिन की बड़ी खबर है, सुर्खियों में रहेगी। तो ये तमाम आज की खबरें हैं जिन पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर, अहम खबर से, जो आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जो है वो अमेरिका बढ़ाएगा और यूक्रेन की मदद करेगा। बाइडेन ने यूक्रेन पर रूसी मिसाइल हमलों की निंदा की है। ये बड़ी जानकारी, यूक्रेनी लोगों को शांति और सुरक्षा में रहने का हक है, ये कहा गया है। यूक्रेनी लोगों को शांति और सुरक्षा में रहने का हक, ये अमेरिका की तरफ से अब बीच में बात आई है। क्रिसमस पर रूस ने दागी 78 मिसाइलें। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। बाइडेन ने यूक्रेन पर रूसी मिसाइल हमलों की निंदा की है और यूक्रेनी लोगों को शांति और सुरक्षा में रहने का हक बताया है। तो रूस और यूक्रेन का मामला काफी दिनों से चर्चाओं में है। दोनों देशों के बीच का जो तनातनी है, जो तनाव है, वो उसका असर पूरे विश्व में नजर आ रहा है और इसको लेकर फिलहाल बाइडेन ने इस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को भी इस पर जो है उन्हें हक से जीने का पूरा पूरा अधिकार है, अपने अधिकारों के साथ जीने का हक है। क्रिसमस पर रूस ने 78 मिसाइलें दागी थी यूक्रेन पर। इसी को लेकर फिलहाल ये बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है और बाइडेन ने यूक्रेन पर रूसी मिसाइल हमलों की निंदा की है। दोनों देशों की स्थिति को देखते हुए लगातार पूरी दुनिया के जो बड़े ताकतवर देश हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच की जो तनातनी है वो कम हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर आ रही है, जापान एयरलाइंस के सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ है। जापान से इस वक्त बड़ी खबर, एयरलाइंस ने टिकटों की बिक्री जो है वो रोक दी गई है और इसमें कई उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। एयरलाइंस का पूरा मामला, जहां पर उड़ानों को प्रभावित किया है, साइबर अटैक की जद में आया जापान एयरलाइंस और जापान एयरलाइंस के सिस्टम पर साइबर अटैक किया गया है और साइबर अटैक से एयरलाइन ने टिकटों की बिक्री पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है और कई उड़ानें भी इस पूरे मामले में प्रभावित हुई हैं। और अभी देखना होगा पूरी अपडेट क्या है, कैसे आखिर साइबर वहां पर जो अटैक है वो हुआ है, किसने किया है, किसकी ये छेड़खानी है, क्या जानबूझकर ये करवाया गया है या कोई लापरवाही का बड़ा नतीजा है। लेकिन फिलहाल एयरलाइंस ने टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है ताकि ये साइबर फ्रॉड ना हो जाए और इससे कई उड़ानें भी प्रभावित हो चुकी हैं, जो अभी तक ताजा मामला सामने निकल कर आया है। तो साइबर अटैक की जद में आने से फिलहाल वहां पर कई सारे काम ठप पड़े हैं, एयरलाइंस के कई सारे काम ठप पड़े हैं और उड़ानों पर भी इसकी सीधा सीधा असर पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, जिससे कई सारे लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है, जापान से जहां पर एयरलाइंस के वहां पर साइबर अटैक हुआ है। साइबर अटैक की जद में जापान एयरलाइंस, देखिए अपडेट है, जापान एयरलाइंस गुरुवार सुबह साइबर अटैक की जद में आ गया। बड़ी संख्या में वहां पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स जो हैं वो प्रभावित हुई हैं, टिकटों की बिक्री रोक दी गई है। तो लगातार हम आपको ये अपडेट पहुंचा रहे हैं जापान में, जहां पर ये सुबह सुबह एक बहुत बड़ी घटना हुई है, विमान सेवा प्रभावित हुई है, टिकटों की बिक्री रोक दी गई है। इसमें एयरलाइंस ने भी अपनी बातें रखी हैं। साइबर अटैक गुरुवार सुबह 7:30 बजे के आसपास हुआ। इससे एयरलाइंस का आंतरिक और बाहरी सिस्टम प्रभावित हुआ है। एयरलाइंस के प्रवक्ता ने साइबर अटैक की पुष्टि की है। फ्लाइट्स के समय में देरी या कैंसिल होने को लेकर कोई अपडेट अभी तक नहीं है।
तो देखिए, एयरलाइंस के प्रवक्ता ने यह साफ कर दिया है कि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जापान एयरलाइंस की 9 घरेलू उड़ानें सेवाएं डिले हो गई हैं। बयान में कहा कि हमें साइबर अटैक का पता चला है। हम सिस्टम के रिकवरी स्टेटस की जांच कर रहे हैं कि कैसे सिस्टम को रिकवर किया जाए, कैसे दोबारा से ये काम वहां पर लागू करवाए जाएं, ताकि जो यात्री हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि यात्री एक देश से दूसरे देश जाना चाहते हैं या अन्य जगहों पर जाना चाहते हैं, तो उसको लेकर भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। फिलहाल ये बयान भी सामने आए हैं और कहा है कि हमें खेद है, बहुत जल्द हम इसको रिकवर कर लेंगे। फ्लाइट्स के लिए टिकटों की बिक्री रोक दी गई है। हमें इससे हुई असुविधा के लिए खेद है, ये भी इन्होंने कहा है। जापान एयरलाइंस देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है और ऐसे में दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस होने के बाद ये कहीं ना कहीं सुर्खियों में है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए विदेश मामलों के जानकार हैं फोन लाइन पर। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, पहली खबर जो हमने दर्शकों को दिखाई, रूस यूक्रेन की तनातनी पर अब बाइडेन ने एक बहुत बड़ी बात कही है और जापान के अंदर कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं साइबर अटैक से। साइबर अटैक एक आधुनिक युद्ध का एक नया तरीका है जिससे कि किसी भी दुश्मन देश को चुपचाप जो है उसका सर्वर जो है फेल कर दिया जाए, और ये इन्होंने किया है। इस तरह के भी पहले अटैक हो चुके हैं, लेकिन पहले के जितने अटैक थे वो सिर्फ जो है रैंसम मांगने के लिए, फिरौती मांगने के लिए किए गए थे और ऐसे वायरस छोड़े गए थे, लेकिन अब उन पर काबू पा लिया गया था। लेकिन ये नए तरह का वायरस डालकर उन्होंने जो है इसको पूरा जैम कर दिया है सिस्टम को। ये एक भविष्य के लिए खतरनाक चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरह से यात्रियों की उड़ानों को प्रभावित करना यानी पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था को पंगु बना देना जैसा प्रयास होगा। जहां तक आपकी पहली समाचार का सवाल है, वो तो सुस्पष्ट है। बाइडेन साहब जाते जाते वो सब काम करना चाहते हैं जिससे कि ट्रंप को आने के बाद परेशानियां उठाना पड़े। 22 बार जो है अभी तक यूक्रेन को युद्ध की सामग्री दी जा चुकी है, लेकिन अब जो सामग्री दे रहे हैं उस सामग्री का उपयोग जो है लंबी दूरी पर मार करने के लिए मॉस्को के अंदर घुसकर प्रहार करने के इक्विपमेंट उनको दिए गए हैं। और यही एक कारण है कि क्रिसमस के अवसर पर भी रूस ने करीब 78 मिसाइल से उनके ऊपर छोड़ी हैं। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ये तो सुनिश्चित है कि जैसे ही ट्रंप गद्दीनशीन होंगे उसी वक्त जो है युद्ध विराम हो जाएगा। पर उसके पहले बाइडेन ये उकसाना चाहते हैं पुतिन को कि अमेरिका के ऊपर किसी न किसी तरह से अटैक करें वो, क्योंकि अगर इस तरह की हरकत होती है तो विश्व युद्ध छिड़ने की संभावना है, जो कि दुनिया का कोई देश नहीं चाहता। क्यों, अगर आवश्यकता हुई और रूस को परेशानी हुई तो निश्चित रूप से वो नाभिकीय शस्त्रों का उपयोग करेगा कि जो पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। ठीक है, कोई भी नहीं चाहता, लेकिन बाइडेन वो सब काम कर रहे हैं जिससे कि ट्रंप को आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़े। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आपने बिल्कुल कम समय में हमारे साथ समय साझा किया और अपनी बहुमूल्य बातें कहीं, खास तौर पर अभी विदेश में क्या चल रहा है। अब जरा आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी। इसमें अपडेट है, गाजा में इजराइल का एक और बड़ा हमला सामने आया है। एक और बड़ी खबर गाजा से, जहां पर इजराइल ने अस्पताल पर एयर स्ट्राइक की है। अब अस्पताल को भी नहीं बख्शा है। एयर स्ट्राइक में 5 पत्रकारों सहित 10 की मौत हो चुकी है और ये बड़ा हमला अलौदा अस्पताल का पर इजराइल का ये एयर स्ट्राइक हमला आया है और अपने आप में ये एक और बड़ी घटना है। देखिए, रूस यूक्रेन एक तरफ और इजराइल और जो गाजा या फिर उसके विपक्ष में जो देश है, चाहे वो इसमें फिलिस्तीन हो, ये कहीं ना कहीं ये तनातनी भी इस वक्त बढ़ रही है और लगातार हमले हो रहे हैं। अल अवदा अस्पताल पर इजराइल का एक बार फिर से स्ट्राइक देखने को मिली है। गाजा में इजराइल का एक और बड़ा हमला हुआ है। तो लगातार हमले हो रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है पूरी दुनिया के लिए। गाजा के हालात काफी बिगड़ रहे हैं दिन ब दिन और जिस तरह से वहां पर हमले हो रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। एक दूसरे पर ये दोनों देश आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी देश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक की है अल अवदा अस्पताल पे और
इजराइल का ये बड़ा हमला माना जा रहा है अस्पताल पर जो एयर स्ट्राइक का मामला है, और इसमें 5 पत्रकारों सहित 10 लोगों की मौत जो है वो हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ी खबरों का दौर चल रहा है और एक एक कर ये तमाम खबरें हैं। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ कर पीटा है। ये बिहार के पटना की पूरी घटना है, जहां पर महिला छात्रों को भी नहीं बख्शा गया। पुलिस की तरफ से जमकर उन पर लाठीचार्ज किया गया। 70वीं परीक्षा रद्द करने की मांग पर यह बवाल पटना के अंदर देखने को मिला, जिस पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है। पटना में बीपीएससी की जो अभ्यर्थियों की परीक्षा थी उनको लाठीचार्ज किया गया है। देखिए जरा ये तस्वीर जो आ रही है, ये वही लाठीचार्ज की तस्वीर आ रही है जहां पर उन पर लाठियां बरसाई गई हैं। 70वीं परीक्षा रद्द करने पर उन्होंने मांग की थी, लेकिन इस पर यह बवाल हुआ है। अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। अमित, पटना में जो ये मामला आया है, छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, वहां पर जबरदस्त तरीके से उन पर ये मारकुटाई हुई है, जो तस्वीरें आ रही हैं। देखिए निश्चित तौर पर शीतल, जो कल घटना हुई है तो वो काफी मार्मिक घटना है। और से हमारी बात है, अभ्यर्थियों से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा बीपीएससी और 70वीं पीटी परीक्षा के अभ्यर्थी है, परीक्षा भविष्य है, उनके साथ ऐसी इस तरह से उनकी जैसे कि आतंकियों के साथ भी नहीं किया जा सकता। और खासतौर पे जो अभ्यर्थी लड़कियां अभ्यर्थी है, युवती है, कम उम्र के बच्चे हैं, उनको बुरी तरह पीटा गया है। दरअसल अब 70वीं पीटी परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने काफी आंदोलन किया था। और जिसके बाद पूरे बिहार में आयोजित होने वाली इस ये परीक्षा तो सफल बताया गया, लेकिन केवल बापू परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा हो रही थी उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। जिसके अभ्यर्थियों का ये कहना था कि जब एक परीक्षा केंद्र एक जो जहां लोग हंगामा लोग आंदोलन जिस परीक्षा केंद्र नहीं करते हैं, तो क्या वहां परीक्षा कैसे सफल हो सकता है। तो प्रश्न पत्र मामले को लेकर उस बापू परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने उस केंद्र को परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। जिसके बाद अभ्यर्थी पिछले 8 दिनों से पटना में धरना पर बैठे हुए थे। और कल जब बीपीएससी कार्यालय में इन लोगों अभ्यर्थियों द्वारा घेराव किया गया, तो इन पर हो या फिर भाजपा के वरिष्ठ नेता हो, तो इस आंदोलन को सही बताया था। और अमित, आपकी आवाज रुक रही है। अमित हमारे साथ जानकारी दे रहे हैं पटना से, लेकिन उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन बड़ी खबर है कि आखिर किस तरह से उन्हें पीटा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए अब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उन छात्रों को क्यों पीटा गया जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी अपडेट इस वक्त निकल कर आ रही है। देखिए बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर पुलिस की बदमाशों के साथ एक और मुठभेड़ हुई है। लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क पुल के नीचे बदमाशों की पुलिस से ये जबरदस्त मुठभेड़ का मामला आया है। अमन सिंह और वीर यादव को घायल अवस्था में लाया गया है। घायल हुए बदमाशों को सीएचसी अस्पताल पहुंचाया गया है, वहां पर उनका इलाज होगा। लेकिन 21 दिसंबर को बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, और अब लूट की अंजाम देने वाले बदमाशों को भी उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं बख्श रही है। जो वहां पर लूट या चोरी की मामले को अंजाम देगा, उनको उसी समय उनको असली सबक सिखाया जाएगा, और उसके लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। पिछले कुछ दिनों में एक बैंक लूटने का मामला भी आया था, जो एक बड़े लेवल पे उसके 42 लॉकर खोले गए थे, काटे गए थे। उसके बाद उन आरोपियों पर भी कार्रवाई की गई थी, उन पर भी मुठभेड़ हुई और 2 उसमें मारे गए थे। तो यहाँ पर भी 2 फिलहाल जो बदमाश हैं उन्हें घायल किया है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन सबक सिखाना अब पुलिस का परम यहाँ पर प्राथमिकता हो चुकी है, और उस प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अब पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, ताकि उत्तर प्रदेश के बड़े जिले के अंदर कोई बड़ी घटना ना हो, इस तरह की हिंसा ना हो, या कोई भी वहां पर लूट चोरी या बदमाशी जैसी घटनाएं आगे ना बढ़े। उसको लेकर सरकार द्वारा नकेल कसी जा रही है, और योगी सरकार बनने के बाद उनका ये दावा भी है कि हम बदमाशों पर नकेल कस रहे हैं। लूट चोरी जैसे मामलों को अंजाम देने में जो लोग हैं, उनमें उनकी नकेल कस रहे हैं। उमेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश हमारे साथ ज्वाइन हुए। उमेश, लूट चोरी बदमाश जो हैं, जो लूट चोरी को अंजाम दे रहे हैं, उनको अब बख्शा नहीं जा रहा है।
पुलिस लगातार उनको ढूंढकर उनको असली सबक सिखा रही है। देखिए शीतल, बिल्कुल जिस तरह से उत्तर प्रदेश के राजधानी के लखनऊ में जनेश्वर विश्व पार्क के पास लखनऊ पुलिस ने इनकाउंटर किया है, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए और इनकाउंटर के बाद उनको जो है सीएससी हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां पर उनका जो इलाज है वो प्रचलित है। और दोनों अपराधियों के जो नाम है, जिसमें अमन सिंह और उसमें अमन सिंह के साथ जो है एक वीर सिंह यादव लड़का है, तो ये दोनों काफी शातिर अपराधी थे शीतल। और इनकी जो घटना कार्य करने की जो मंशा थी वो लगातार कहीं ना कहीं गोमती नगर जैसे पॉश इलाके में लूट और तमाम चीजों को ये अंजाम देते थे। साथ ही साथ आप देखिए कि इनकाउंटर के दरमियान पुलिस ने इनके पास से एक ब्रेजा कार और एक असलहा और तमाम जो अन्य सामान है उसको बरामद किया है। तो इसके पहले 21 दिसंबर को जिस तरह से इन दोनों अपराधियों ने गोमती नगर के में पौष एरिया में वहां पर लूट की घटना को अंजाम दिया था, मोबाइल लूट, चैन स्नेचिंग जैसे घटनाओं में इनका तमाम घटनाओं में नाम आया था। और उसके बाद से लगातार जिस तरह से राजधानी लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और घेरेबंदी के चलते ही जनेश्वर मिश्र जो पार्क है उस पुल के पास इनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दोनों को गोली मारकर घायल करके अपने हिरासत में लिया। तो क्या ऐसी कार्रवाई करने से उमेश संभावनाएं हैं कि ये मामले कम हो जाएं? देखिए शीतल, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अपराध करने वालों की खैर नहीं है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि अगर किसी ने भी घटना को अंजाम दिया है, घटना को कारित किया है, अपराध किया है, तो उसको बिल्कुल सजा मिले। इसके लिए उन्होंने पुलिस के लिए पूरी तरह से छूट दे रखी है। और यही वजह है कि पुलिस, आप देखिए कि अपराधियों को घटना करने के चंद घंटों या चंद दिन बाद ही कहीं ना कहीं पुलिस से मुठभेड़ हो रही है, पुलिस की कार्रवाई की जद में आ रहे हैं। तो एक बात साफ हो जाती है शीतल की जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाले कोई भी हो, चाहे कोई रसूखदार हो या कोई प्रभावी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने से इस सरकार में अधिकारी नहीं चूकते। और शायद इसकी वजह यही है कि मुख्यमंत्री की मंशा साफ है कि जो भी अपराध करेगा वो सलाखों के पीछे होगा, वो कार्रवाई की जद में होगा। उमेश, अगर हम अनुमानित तुलना करें 2017 से पहले का लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशंस उत्तर प्रदेश के अंदर क्या थी और 2017 के बाद जब योगी सरकार बनी, उन्होंने नकेल कसना शुरू किया, तो क्या अंतर नजर आ रहा है? देखिए शीतल, 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और जब से वो सत्ता में आए, उसके बाद से उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं है। और उसको उन्होंने साबित किया। आप देखिए कि कितने दुर्यंत अपराधियों के इनकाउंटर हुए, कितने के हाफ इनकाउंटर हुए, कितने अपराधी सलाखों के पीछे गए, कितने अपराधी स्वयं थाने पहुंचकर उनको इस बात का भय था कि कहीं ना कहीं इनाम हो जाएगा, उसके बाद हम कहीं इनकाउंटर की जद में आ जाएंगे। तो तमाम अपराधी तो ऐसे ही जेल चले गए शीतल की हमको अरेस्ट कर लिया जाए, हमको कार्रवाई के जद में ला दिया जाए, कहीं हम ऐसा ना हो कि आगे चलकर इनकाउंटर की जद में आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही असर है, उनके निर्देशों का असर है। और अधिकारी लगातार उस तरह के काम कर रहे हैं कि कोई भी अगर व्यक्ति कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहा है, चाहे जितना प्रभावी हो, उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई सरकार और सरकार की मशीनरी कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश, ये जानकारी साझा करने के लिए। उमेश हमारे साथ बने हुए थे। उत्तर प्रदेश में लगातार इन बदमाशों की नकेल कसी जा रही है, इन पर कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये बड़ी खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, बड़ी जानकारी निकलकर यूपी से ही आज से सपा का पीडीए चर्चा अभियान शुरू होना है और सेक्टर वार पीडीए चर्चा का आयोजन करेगी समाजवादी पार्टी। पीडीए का फॉर्मूला लेकर समाजवादी पार्टी सामने है। संविधान को बचाने की शपथ दिलाई जाएगी। 25 जनवरी तक ये चर्चा अभियान चलना है। लगभग 1 महीने का ये लंबा अभियान समाजवादी पार्टी की तरफ से चलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सेक्टर वार पीडीए चर्चा का आयोजन करेगी। सेक्टर के अलग अलग सेक्टर में जाके उनसे बातचीत करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और संविधान को बचाने की शपथ आज दिलाई जाएगी। क्योंकि लगातार केंद्र सरकार पर विपक्ष की ओर से संविधान का गला घोंटने का आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले ही एक मुद्दा रट के रखा था और उस मुद्दे को अब समाजवादी पार्टी की बड़े स्तर पर उठाने की तैयारी में है और अगले 1 महीने तक उत्तर प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाया जाएगा।
इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। पीडीए चर्चा अभियान होना है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का ये जो नारा समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया था, उस पर उन्हें एक सफलता भी उत्तर प्रदेश में मिली हुई है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 2024 में सबसे बड़ी पार्टी उभरकर उत्तर प्रदेश से सामने आई है। सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो हैं वो समाजवादी पार्टी के पास हैं। रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा, जरा इस अभियान को लेकर जानकारी बताइएगा, और क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए अब चुनावी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है अगले विधानसभा चुनाव के लिए? आपने बिल्कुल सही कहा। समाजवादी पार्टी ने जो ये पीडीए का फार्मूला बनाया था, उसका लाभ 2024 के इलेक्शन में मिला, क्योंकि 2024 के इलेक्शन के बाद जो होमवर्क था वो बंद हो गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसलिए समाजवादी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं अखिलेश यादव, उन्होंने निर्देश दिया है तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम विंग जो उनके सभा जो होती है, छात्र सभा हो, युवजन सभा हो, तमाम विंग जो है समाजवादी पार्टी में, उनसे निर्देश दिया है कि आप जाएं और कंपेनिंग, पीडीए की जो कंपेनिंग है उसका आगाज करें, क्योंकि इसी फार्मूले पे 2027 के रोड मैप को अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी तय करना चाहती है, क्योंकि इसमें सबसे अहम रोल दलित वोट बैंक है। दलित वोट बैंक की राजनीति जो है, इसी वजह से अमित शाह को भी सदन में और सदन के बाहर समाजवादी निरंतर घेर रही है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर पर जो बयान सदन में अमित शाह ने दिया था, तो जाहिर सी बात है वो दलित वोट बैंक और खासतौर पे पीडीए फार्मूला इनका चला 2024 में, उसी की रणनीति के तहत, क्योंकि जैसे बीजेपी में होमवर्क मिलता है, कार्यकर्ताओं से कहा जाता है ये थीम है, इस थीम पे जाके काम करो। पहली बार समाजवादी पार्टी, नहीं तो ज्यादातर ये पार्टियां ये समझी जाती है जब चुनाव करीब आता 6 महीने पहले तब ये वर्कआउट करना शुरू करती हैं, मगर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 साल पहले समाजवादी पार्टी ने अपने कैडर में, अपने बूथ स्तर पे, अपने जितनी इनकी विंग्स हैं समाजवादी पार्टी में, सबको निर्देश दे दिया कि जाके एरिया में पीडीए फार्मूला का प्रचार और प्रसार का जो है वो आरंभ शुरू किया जाए। तो क्या लगता है इसका पूरा फायदा समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग हैं, और योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार में रहते हुए जो एक अलग छाप पूरे उत्तर प्रदेश में छोड़ी है, इतना आसान हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए? शीतल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। योगी आदित्यनाथ की जो इमेज इंलार्ज हुई है नरेंद्र मोदी के बाद, उस इमेज को खत्म करना, तोड़ना एक बहुत बड़ा जो है टारगेट है समाजवादी पार्टी के लिए। ये आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा, मगर एक बात ये भी है कि 2024 में भी तो चेहरे थे, यानी मोदी का भी चेहरा था, योगी आदित्यनाथ का भी चेहरा उत्तर प्रदेश में, तो वहां पे बढ़त जो है समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें लोकसभा में अर्जित करके अपनी बढ़त बनाई और तीसरी लार्जेस्ट पार्टी पूरे हिंदुस्तान में बन के उभरी है। तो जाहिर सी बात है मोराल जो है अप है, मगर जो चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र का हुआ, उसके बाद उस चुनाव में जो समाजवादी पार्टी पीछे रह गई, उससे थोड़ा मोराल समाजवादी का डाउन हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने नसीहत देते हुए ये समझा है कि लगातार हमें काम करना पड़ेगा। अगर हम होमवर्क लगातार करेंगे तभी 2027 में कोई बेटर स्थिति हो पाएगी। लिहाजा उन्होंने अपना होमवर्क शुरू कर दिया। होमवर्क में कितना लाभ समाजवादी को होता है, कितना नहीं होता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजा, ये जानकारी के लिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी ने साझा की है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में चुनाव को लेकर सियासत तेज है। आज आम आदमी पार्टी प्रवेश वर्मा के खिलाफ दर्ज करा सकते हैं शिकायत। कैश बांटने के मामले में आप जो है एफआईआर दर्ज कराएंगे। ये कैश बांटने का मामला अब हो चुका है। आतिशी और केजरीवाल के खिलाफ भी शिकायतें दर्ज हो सकती हैं। तो दिल्ली का सियासी बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपकी महिला सम्मान योजना पर विवाद बढ़ गया है। कैश मामले में प्रवेश के खिलाफ एक शिकायत दर्ज हो रही है, और एक शख्स ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पैसे का पूरा मामला, कैश का पूरा मामला आज आप प्रवेश वर्मा के खिलाफ दर्ज जो है वो शिकायत करा सकते हैं, क्योंकि अब इस चुनाव में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि कैश की एंट्री हो चुकी है, कैश का प्रवेश हो चुका है, और कैश के जरिए चुनाव जीते जाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी को लेकर ये चीज़ें होंगी। दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और कल भी उन्होंने 12 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज भी 12 बजे के आसपास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी पार्टी की रणनीति को लेकर वो कहीं ना कहीं चीज़ें साझा करेंगे, बातें साझा करेंगे, और क्या आम आदमी पार्टी की आगे की चुनावी रणनीति होगी, क्योंकि सत्ताधारी दल है। पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है।
ऐसे में एक एज सरकार के साथ होगा, किन किन योजनाओं को उतारना है। लेकिन दो जो घोषणाएं अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई थी, उन योजनाओं पर खुद ही विभागों ने उनका कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कोई भी आधिकारिक रूप से योजना नहीं है, क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा चलाई जा रही थी, आम आदमी पार्टी द्वारा चलाई जा रही थी। ऐसे में विभागों ने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं और इनमें अभी भी आधिकारिक कोई भी पुष्टि नहीं है, आधिकारिक कोई भी कनेक्शन उन विभागों के साथ नहीं है। क्योंकि अगर उनका आधिकारिक तौर पर कनेक्शन नहीं है तो जाहिर सी बात है लोग विभागों के पास फायदा ढूंढने नहीं जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि चुनाव के बाद ही, जब सरकार बनेगी तो उसके बाद ही इन योजनाओं का फायदा मिलेगा। तो बजट को लेकर खास तैयारी तेज हो गई है। बजट से पहले सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। एक और बड़ी अपडेट, बजट से 5 हफ्ते पहले सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया है। तो देखिए, अरुणेश चावला रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाए गए हैं, उन्हें रेवेन्यू से जिम्मेदारी दी गई है, सेक्रेटरी बनाया गया है। बजट को लेकर खास तैयारियां चल रही हैं और क्योंकि बजट आना है और ऐसे में ये बजट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। 5 हफ्ते पहले सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया है। अरुणेश चावला जो है वो रेवेन्यू से सेक्रेटरी बनाए गए हैं। बजट को लेकर खास तैयारियां चल रही हैं। बजट अपने आप में महत्वपूर्ण है, पूरे साल का बजट आएगा और उस बजट में क्या चीजें रखी जाएंगी, किन किन चीजों को और बेहतर बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि महंगा क्या होगा, सस्ता क्या होगा, मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या खास होगा, आम लोगों को क्या कुछ मिलेगा, छोटे गरीब वंचित वर्ग लोगों को क्या मिलेगा। इन अधिकारियों के भी विभाग बदलेंगे। मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी को हायर एजुकेशन सेक्रेटरी बनाया गया है। वे 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं और अब उन्हें प्रमोट किया गया है। वर्तमान में कपड़ा सचिव रचना शाह को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में विशेष सचिव नीरजा शेखर को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का महानिदेशक बनाया गया है। तो बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, अधिकारियों के बदलाव किए गए हैं। अरुणेश चावला बिहार कैडर से 1992 बैच के IAS हैं और उन्हें भी एक जिम्मेदारी दी गई है। चावला 1 नवंबर 2023 से राजस्व सचिव पद पर नियुक्ति तक फार्मास्यूटिकल सचिव के रूप में कार्यरत थे। चावला ने योजना और विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में काम किया है। इसके साथ वे बिहार राज्य योजना बोर्ड के सचिव और बिहार आपदा पुनर्वास और पुनर्निर्माण सोसाइटी के परियोजना निदेशक भी रहे हैं। तो अरुणेश चावला कौन है, उनके बारे में ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बजट आना है, उसको लेकर अब उन अधिकारियों की भी जरूरत होगी जो अपने आप में बहुत बेहतरीन काम अपने इतिहास में कर चुके हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।